Assalamu alaikum friends, this is Zanibaksh Mangro and I welcome to you all in my channel Dear Linguist. If you are new in the channel, please subscribe my channel, like, share and leave a comment. Friends, in today's video lecture we are going to learn about what is argumentative essay, what should be the topic of argumentative essay and some important terms and structure of introductory paragraph of argumentative essay and practical examples of introductory paragraph of argumentative essay. तो आपको करना ये है कि ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आर्ग्यूमेंटिव ऐसे के इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आर्ग्यूमेंटिव ऐसे क्या होता है। व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंटिव ऐसे? An argumentative essay is a type of essay in which a writer presents some arguments to justify his or her own viewpoint. होता यह कि आर्ग्यूमेंटिव ऐसे एक मतलब ऐसे टॉपिक पे ऐसे होता है जिसमें राइटर को ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, अपना व्यू पॉइंट देना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है और उसको आर्ग्यूमेंट दे के उसको प्रूव करना होता है कि वो सही है। मतलब एक बहस मुबाहिस वाला टॉपिक होता है जिस पे उनको कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई अपना ओपिनियन देना होता है और उसको आर्ग्यू करना होता है। In argumentative essay, writer tries to convince or persuade the reader. Argumentative essay में क्या होता है, राइटर अपने रीडर को या तो कन्विंस करता है या तो परस्यूट करता है किसी भी एक साइड, मतलब एक अपने ओपिनियन की तरफ। Writer attempts to change the reader's mind and convince him or her to agree with the viewpoint or claim of writer. आर्ग्यूमेंटिव ऐसे में राइटर कोशिश करता है या फिर कन्विंस करता है अपने रीडर्स को कि वो उसके व्यू पॉइंट से या फिर उसके क्लेम से अग्री करें। सो इन आर्ग्यूमेंटिव ऐसे नीड्स टू बी हाईली परसुएसिव एंड लॉजिकल। जाहिर सी बात है, जब उसका एम ये होता है कि रीडर उसकी बात से अग्री करें तो उसको ना एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक परसुएसिव टाइप ऐसे लिखना होता है कि अगला बंदा उसके व्यू पॉइंट के साथ, उसके ओपिनियन के साथ अग्री करें। जाहिर सी बात है, जब हमें किसी और को अपनी बात मनानी होती है तो हमें ना उस तरह से एक तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उस तरह से ना बात करनी होती है या फिर उसे बात बतानी होती है। तो आर्ग्यूमेंटिव ऐसे में भी उसी तरह होता है, हमें उसी फॉर्म में एक परसुएसिव एंड लॉजिकल फॉर्म में ऐसे लिखना होता है। अब देखें, इफ़ यू आर राइटिंग इन आर्ग्यूमेंटिव ऐसे, इन एन आर्ग्यूमेंटिव ऐसे your job is to make the reader agree with your opinion about a controversial topic. You have to state your opinion, give reasons to support your opinion and argue against the opposite opinion. अगर आप आर्ग्यूमेंटिव ऐसे लिख रहे हैं तो आपको अपना ओपिनियन देना होगा और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग जो है आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। और जो टॉपिक होता है आर्ग्यूमेंटिव ऐसे का वो हमेशा डिबेटेबल होता है या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। तो उसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस देने होते हैं जो आपके ओपिनियन को सपोर्ट करते हों और आपके ओपिनियन के अगेंस्ट जो अपोजिट ओपिनियन है जिसके साथ आप डिसएग्री कर रहे हैं उसकी भी कुछ चीज़ें देनी होती हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी को हम कुछ कहते हैं या फिर किसी टॉपिक पे हम लिखते हैं तो अगर हम उसकी एक साइड पे चले जाते हैं, लेट्स सपोज हम उसकी पॉजिटिव जाते हैं, तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम सारी बातें पॉजिटिव ही बताएं। हम हालांकि हम भले पॉजिटिव जाएं लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड है उसको भी देखना है, उसको भी साथ लेके चलना है। फिर जो आप सपोर्ट करें वो भले आप पॉजिटिव साइड चलें, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा दे रहे हैं वो आप पॉजिटिव साइड ही दें। जिस तरह से आप अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट जो अपना क्लेम कर रहे हैं ऐसे में वो आप रीडर को कन्विंस कर सकें। तो अब हम देखेंगे कि जो है टॉपिक किस तरह का होना चाहिए आर्ग्यूमेंटिव ऐसे का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आर्ग्यूमेंटिव ऐसे का टॉपिक एक डिबेटेबल टॉपिक होता है, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि
असर्टिव टाइप या फिर एक सिंपल टॉपिक ले लेते हैं जो कि कन्वर्जल टॉपिक नहीं होता, जो जिस पे डिबेट नहीं हो सकती। तो टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंटिव ऐसे शुड बी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होना चाहिए। टाइटल मस्ट शो बोथ साइड्स ऑफ contentious in simple your topic must be debatable। जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होना चाहिए। जो टाइटल है उसको बोथ साइड्स होनी चाहिए, मतलब एक दो एंगल्स होनी चाहिए, जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, अग्री डिसअग्री। और उसके बाद आपको एक अपने ओपिनियन के साथ जाना होता है और अपने ओपिनियन को आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करके उसको रीडर को कन्विंस करना होता है। सही है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो टॉपिक होना चाहिए आर्ग्यूमेंट वैसे का वो डिबेटेबल होना चाहिए, जिस पे डिबेट हो सके। तो ये कैसे हो सकता है? सिंपली आप उसको ना, कोई भी आपके पास असर्टिव टाइप टॉपिक पड़ा हुआ है तो आप उसको इंट्रोगेटिव बना दें। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं वो आप सबको पता है, हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जनरल टॉपिक पड़ा हुआ है, एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। तो अगर आप इस पे आर्ग्यूमेंटिव ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको आप, इसका टॉपिक इस तरह से कर लें, इज़ एजुकेशन की टू सक्सेस। अब ये क्वेश्चन टाइप हो गया, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ओपिनियन के साथ जाते हैं। क्या आप समझते हैं वाकई एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, तो आपको उस तरह के आर्ग्यूमेंट देकर अपना ओपिनियन प्रूव करना होगा। और अगर आप दूसरे एंगल के साथ जाते हैं कि नो ऐसा नहीं है, एजुकेशन इज़ नॉट अ की टू सक्सेस, तो आपको अपने ओपिनियन के सपोर्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो देने होंगे और आपको जो रीडर्स हैं उनको कन्विंस करना होगा। Mostly argumentative essays have an interrogative question type titles, but not always. In the most cases जो argumentative essay के titles होते हैं वो question type होते हैं, but it's not always. Like जो last वाला example दिया गया है, animals should kept in zoo, तो ये भी argumentative essay या फिर इस तरह के और titles भी argumentative essay के topic बन सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। ये तो सब बता देते हैं कि आर्ग्यूमेंटिव एसे के इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आप पहले जनरल स्टेटमेंट लिखें, बाद में सपोर्टिंग सेंटेंस लिखें, बाद में आर्ग्यूमेंट्स दें और थीसिस स्टेटमेंट दें। लेकिन वो सब लिखने से पहले आपको उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ में हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जनरल सेंटेंस क्या होता है। A widely accepted fact related to the topic, a common or interesting opinion that grab readers' attention। एक widely accepted fact होता है और एक common या फिर interesting कोई opinion होती है जो हमारे topic से related हुई होती है, उससे हम कहते हैं ये हमारा general sentence है। Suppose कर लें कि मैं आर्गुमेंटिव ऐसे का इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिख रहा हूँ और मेरा टॉपिक है शुड स्मोकिंग बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, तो मैं उसका जनरल सेंटेंस इस तरह से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एडिक्शन। तो अब देखिए ये एक टॉपिक से रिलेटेड भी है और एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट भी है। तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का जनरल सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस दैट कम आफ्टर जनरल स्टेटमेंट टू सपोर्ट, एक्सप्लेन और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द जनरल सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि जनरल स्टेटमेंट के बाद आता है और उसको सपोर्ट के लिए होता है, उसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी मज़ीद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मतलब हम लिखते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस could be a fact, explanation, example, statistics, description or explanation about the general statement। सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो कोई ना कोई फैक्ट हो सकती है, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई एग्जाम्पल हो सकता है, कोई स्टेटिस्टिक्स हो सकती है या फिर डिस्क्रिप्शन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, किसके बारे में? जनरल स्टेटमेंट के बारे में। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, हमारा सेम टॉपिक है कि इज़ शुड स्मोकिंग बी बैन इन द पब्लिक प्लेसेस। तो इसके में अगर सपोर्टिंग सेंटेंस लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड दैट 7 to 8 million smokers are dying per year। तो ये मेरा
सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि मेरी जनरल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है. जो most important thing in the argumentative essay is argument. Argument is a reason given in the support of an idea, action or something else. कोई रीज़न आप किसी चीज़ के सपोर्ट में, अपने आइडियाज़ की सपोर्ट में कोई रीज़न देते हैं तो हम उसे आर्गूमेंट कहते हैं. या फिर आर्गूमेंट इज़ गिविंग एविडेंसेस टू प्रूव समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग. अगर आप कोई एविडेंसेस देते हैं किसी चीज़ को राइट और रॉन्ग प्रूव करने में, तो वो आपका आर्गूमेंट है. जिस तरह से सेम टॉपिक पे मेरा आर्गूमेंट है, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस can addict the non-smokers to consume tobacco. So you can understand that this is my argument to support that yes, smoking should be banned in the public places. उसके बाद आता है thesis statement. Thesis statement is your own opinion about the topic. Either you agree or disagree with the topic. तो thesis statement में क्या होता है, आपको अपना ओपिनियन देना होता है. जिस तरह से मेरा टॉपिक था कि स्मोकिंग बैन होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ होना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए. तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट में ये चीज़ इंक्लूड होगी. अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ वन सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ योर एसे. एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है जो आपके एसे का मेन आइडिया एक्सप्रेस करती है. ज़ाहिर सी बात है, जब आप वहाँ पर अपना ओपिनियन देते हैं तो वो एक थीम ऐसे का जो है वो एक्सप्रेस करती है कि ये बंदा इस ऐसे में किस चीज़ को सपोर्ट करने वाला है, कि मतलब ये पॉजिटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव जा रहा है, एग्री करता है या फिर डिसएग्री करता है. इस तरह से स्मोकिंग शुड बी बैन इन पब्लिक प्लेसेस फॉर 3 रीजंस. तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है मेरे अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं उसमें अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल स्मोकिंग को बैन होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे. आई होप दिस विल बी क्लियर नाउ. तो अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी टर्म्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए पैराग्राफ, इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. तो सबसे पहले हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं. तो आर्ग्यूमेंट आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं. सही है. और उसके बाद लास्ट में आप थीसिस स्टेटमेंट देते हैं अपनी. और ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आर्ग्यूमेंट से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा वे, जो बेहतरीन वे है, तो वो, या फिर जो मोस्ट कॉमन वे है, वो ये है कि आप पहले कॉमन सेंटेंस लिखें, जनरल सेंटेंस लिखें, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस लिखें, उसके बाद 3-4 आर्ग्यूमेंट्स दें, और उसके बाद लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं एक सेंटेंस पर मुश्तमिल. तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होती है आर्ग्यूमेंट वैसे की. अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, जो कि मैंने आर्ग्यूमेंट वैसे का जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है, और उस पर मेरा टॉपिक है इज़ हिस्ट्री एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी. क्या हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए. तो इसमें अब देखिए मैंने जनरल सेंटेंस लिखा है, हिस्ट्री इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स. तो ये मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन होती है पास्ट जो इवेंट्स हो चुके होते हैं उनकी एक सीरीज़ के साथ कंस्ट्रक्शन करके लिखते हैं, ये हिस्ट्री है. तो ये क्या है, ये मेरा एक जनरल सेंटेंस है हिस्ट्री से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड. सही है. इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखूँगा जो मेरी बात को सपोर्ट करे. अब वो मैंने क्या लिखा है देखें, Those who do not remember the past are condemned to repeat it. अब देखिए ये मेरा सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि मेरी जनरल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है. सही है. तो ये मेरी 2 चीज़ें हो गई. अब मुझे क्या करना है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. सही है. तो मैं आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहला मेरा आर्ग्यूमेंट है, हिस्ट्री हेल्प्स टू लर्न हाउ past societies, systems, ideologies, governments, cultures, and technologies were built, how they operated, and how they have changed. तो ये मेरा एक आर्गूमेंट है कि हिस्ट्री किस तरह से हमारी हेल्प करती है पास्ट की चीज़ों को समझने के लिए. अब मेरा दूसरा आर्गूमेंट ये है कि हिस्ट्री टीच थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट हैपेंड इवेंट्स एंड गिव्स अस अ लेसन टू बी रेडी एंड मेक आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर. तो मेरा दूसरा आर्गूमेंट ये है कि हिस्ट्री हमें एग्जांपल्स देती है या फिर एक्सपीरियंस देती है, जो पास्ट में जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें कुछ लेसन्स देती है. सही है. कुछ सबक सिखाती है जिससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहते हैं और वो चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करते. तो ये मेरा दूसरा आर्गूमेंट था. तीसरा आर्गूमेंट ये है कि द रिच हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेल्प्स अस टू पेंट
detailed picture of where we stand today. तो एक रिच हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में पॉइंट हमारे माइंड में एक पिक्चर देती है कि आज हम जिस मकाम पर हैं वो किस तरह से पहुँचे। जिस तरह से हम इंसानों की हिस्ट्री देख लें तो पहले हम इस तरह से नहीं थे, पहले हम चेंज थे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस मकाम पर पहुँचे। तो ये सब हमें हिस्ट्री बताती है। ये मेरा तीसरा आर्गूमेंट है। और चौथा ये है कि इट डेवलप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स। ये हमें दुनिया को समझने के लिए मतलब हमें एक डेवलप करती है, सही है, और ये मदद करती है हमें ख़ुद को पहचानने में। तो ये मेरा चौथा आर्गूमेंट है। तो अब देखिए मैंने 4 आर्गूमेंट्स दिए हैं और उसके बाद मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट और उसी में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। We should be well aware about the past and history because history makes us more rounded person. That's why it is an important subject to study. तो अब देखिए मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट में जो अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी के लिए। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था कि उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए, जो कि आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जनरल स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद आप सपोर्टिंग सेंटेंस लिखें, उसके बाद आप 3-4 आर्ग्यूमेंट्स दें और उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट दे दें लास्ट में, सही है। आई होप दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, if you have any question, any query, you may ask me through a comment or my WhatsApp contact. Okay, so this was all from this lecture. Thank you so much for watching this video. And if you are new in this channel, please subscribe my channel and share it with your friends and leave a comment if you really get something from this video. Thank you so much. Jazakallah.